मैं मरीम नवाज साहिबा से कहना चाहूँगा कि इसाक डार पर यकीन रखना, यकीन करें, बड़ा मुश्किल हो गया है। उन्होंने आते सार जो काम करना था वो कर डाला, अपने केसेस तो फारिग कर दिए। सर 3.5 रुपए का टका हो गया। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि तुम 2 रुपए के लोग हो। तनख्वाहदार इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे तरीके से मरगे में फंस गया हुआ है। मेरी टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 26 है विद 9 गोल्स। बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट लेवल की वो सपोर्ट नहीं होती, जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होती। ज़ुम्बा थेरेपी है जो कि नॉर्मल वर्कआउट इसको अलग इसलिए करती है। आप वेट लॉस भी कर रहे होते हैं, आप खुश भी रह रहे होते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा शुरू हुआ होगा। हफ्ते का पहला रोज है। मंडेज आर ऑलवेज डिफिकल्ट। यकीनन पेट्रोल बम की वजह से हर कोई ज़्यादा परेशान है। महंगाई का तूफान बेकाबू है, हर चीज़ महंगी हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर आमदनी तो बढ़ नहीं रही, अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, किस तरह होगा गुजारा, किस तरह करेंगे, बजट में ब्रेक इवन, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन ये भी सुन रहे हैं कि हुकूमत एक मिनी बजट ला रही है। मिनी बजट के अलावा पेट्रोल बम को तफसीलन डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट और कुछ यंग स्विमर्स भी आज हमारे शो का हिस्सा बनेंगे, आपसे मिलवाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह शो शुरू करेंगे कोट ऑफ द डे से। कोट ऑफ द डे में मैं अपने बुजुर्ग, अपने मुर्शिद का एक कॉल आपके सामने रखना चाहूंगा, हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहम महमूद कादरी। उन्होंने फरमाया कि मुसीबत को मुसीबत समझना सबसे बड़ी मुसीबत है। हमने सुना है, बिल्कुल हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझसे इतना इम्तिहान लिया कि 100 पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हम जानते हैं कि जिनको दरख्त सजदा करते थे, जिनके लिए पहाड़ सोना होने के लिए तैयार थे, वो अपने पेट पर पत्थर बांधते थे। वो 3-3, 4-4 दिन रोज़ा भी रखते थे और कोई अगर मांगने आ जाए तो इफ्तारी पे जो एक रोटी होती थी वो बाहर दे दिया करते थे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इम्तिहान नहीं ले रहा अल्लाह हमसे, तो यकीनन हम कुछ गलत कर रहे हैं। और हम पे कोई मुश्किल है, अगर हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, तो यकीनन हमें इस इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए हक की राह को पकड़ के रखना है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों को पकड़ के रखना है, उनकी बताई हुई तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बट सैडली आज दुनिया एक और राह पर चल रही है, एक और स्पीड से चल रही है, एक और लाइन बना ली है, एक और पेस बना लिया। अल्लाह ताला हमें सही राह पर आने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज करेंगे अब बाकायदा तौर पर और नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद निशाने पर, हुकूमत ने लाल हवेली सील कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अपना घर बचाने अदालत जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा को पुलिस वाले आज फिर पेशी के लिए अदालत ला रहे हैं। हुक्मरान अपोजिशन को अदालतों के चक्कर कटवा रहे हैं। हुकूमत का अवाम को बड़ा सरप्राइज, पहली से पहले ही पेट्रोल बम गिरा दिया, अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के असरात कितने भयानक होंगे, जानेंगे आज के शो में। कराची के इलाके मवाच गोट में मौत का रक्स, 16 दिन में 18 अमवात, वजह अब तक नामालूम। माहिरीन हैरान, रिहायशी बेहद परेशान। और उम्र 13 साल, करियर बेमिसाल। 9 साल में 26 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद कर दिया। हीरो पाकिस्तानी दानिया भाटिया आज होंगी हमारे शो का हिस्सा। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल घटता है तो कुछ भी नहीं घटता है। दैट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन इन आवर कंट्री। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो फिस्कल पोजीशन है, बहुत अफसरदा है, हैरत अंगेज़ है कि हम और कितना वक्त चलेंगे। लेकिन आई थिंक हम इस वक्त टॉप ट्रेंड से पहले नज़र डाल लेते हैं। टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो हम जानते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक हैशटैग इस वक्त चल रहा है ट्विटर पर, दैट इज़ टंडो डैम, जहाँ पर पिकनिक मनाने की गर्ज से आने वाले बच्चे कश्ती उलटने की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इंतहाई अफसोसनाक कोहाट में वाक़या पेश आया, जहां पर 11 बच्चे बताया जा रहा है, वाक़े में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि 6 को जिंदा बचा लिया गया है। कश्ती बांध समेत 14 बच्चे अब तक लापता हैं। ऑफकोर्स उन 14 को भी उन 11 में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी के नीचे तो कोई इतना वक्त सर्वाइव कर नहीं सकता। लेकिन सैडली हमारे मुल्क का स्टेट कुछ ऐसा ही है कि एमरजेंसी हो, एम्बुलेंस चाहिए हो, कोई डूब रहा हो, किसी की गाड़ी लग जाए, रोड पे मर रहा हो, तो हेल्प आते आते इतना वक्त गुजर जाता है जिसकी कोई इंतहा ना हो। इसमें भी जो लोग बचाए गए हैं, वहाँ का एक मकामी नौजवान था जो हीरो पाकिस्तानी है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी डैम में और फिर बच्चों को बचाया।
तो यकीनन ये वो जज्बा है हमारे पाकिस्तानियों का जो पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए है। शायद जज्बा ना होता तो पाकिस्तान भी जिंदा ना होता। सोचने की ज़रूरत यह है कि हमारे इदारे कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। 1122 एक महदूद इदारे में सर्विस दे रहा है, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए सेम सर्विस। मैं इस बात पर हमेशा एतराज़ करता हूँ कि पंजाब में कोई और सर्विस दी जाती है, सिंध में कोई और, बलूचिस्तान में है ही नहीं, और KPK में कोई और सर्विस। एक ही निज़ाम होना चाहिए, मुल्क एक है, रियासत एक है, निज़ाम भी एक ही होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर भी हैशटैग चल रहा है। पेट्रोल डीजल प्राइस 249 का हो गया है अब सुपर, और 262 का तकरीबन हो गया है डीजल। यकीनन इसकी वजह से जो महंगाई का बम फटेगा। चावल, दाल, आटा, फल तो हाथ से निकल गए हैं, सब्जी, हर चीज, कुकिंग ऑयल, हर चीज को पर लग गए हैं, और कोई कंट्रोल मैकेनिज्म है ही नहीं, प्राइस मैकेनिज्म है ही नहीं। अब जिस तरीके से पेट्रोल की सूरत हाल आप देख रहे हैं, पेट्रोल की वजह से हर चीज बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और फिर हर कोई देखता रहेगा कि अब क्या करें। लेकिन मजबूर है हम पाकिस्तानी, हम खाएंगे, फिर भी हम 1000 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल भी खरीदेंगे, हम जो है 500 रुपए का चावल किलो भी खरीदेंगे, हम हर चीज, हम 300-400 रुपए किलो प्याज भी खरीदेंगे, लेकिन हम चुप करके बैठे रहेंगे। ये भी एक हैशटैग चल रहा था कि आखिर कब निकलोगे ट्विटर के ऊपर। तो यकीनन ये सोचने की जरूरत है कि हम पाकिस्तानी आखिर इस निज़ाम के ऊपर कब तक खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त की जरूरत यही है कि हम एक आवाज़ बने और मुल्क के निज़ाम को बेहतर करें, क्योंकि मुल्क इस तरह चलता रहा तो अल्लाह ही फिर हमारा हाफिज़ व नासिर हो। पढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। हम जानते हैं कि इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पे कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट कर रही है, केसेस क्रिएट कर रही है, पकड़ धकड़ की सियासत है, कन्फ्रंटेशन की सियासत है कि देखते हैं किसमें है ज्यादा ताकत। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी सबसे ताकतवर है वो अपनी लाठी का इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ सियासतदान को जेर करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा आजम स्वाति हो, उसके बाद शीरी मजारी, उसके बाद हमने और भी PTI के लीडर्स को निशाना बनते हुए देखा। लेटेस्ट फवाद चौधरी थे। अब खबर यह है कि शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है मशहूर पिंडी में, उसको सील कर दिया गया है। और ये केस काफी वक्त से चल रहा है, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का, जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रही थी काफी वक्त से। कभी वो आगे थे, कभी वो आगे थे, कभी वो कहते थे हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का केस है। राव रिजवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, जो हमें लेटेस्ट अपडेट्स देंगे इस वक्त। और हमारे साथ एक और नुमाइंदे भी हैं, नीलम अरशद। राइट, नीलम अरशद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, राव रिजवान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों को वेलकम करूंगा मैं दुनिया बोल में। राव रिजवान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास लेटेस्ट, प्लीज अपडेट कीजिएगा। जी, मतरूका इमलाक की जानिब से शेख रशीद की जो रहाइश है लाल हवेली, बड़ी मशहूर रावलपिंडी में जो है लाल हवेली, इसको सील करने का जो है अल सुबह जो है पुलिस की बड़ी तादाद में भारी नफरी आई। 2 बसें जो है पुलिस की भर के आई। रात गई जो है पुलिस में ने जो मुतलका थाने हैं वहाँ पर नफरी को जो है जो तैयार करके रखा हुआ था। तो सुबह के औकात में जो है आज का दिन जो मुंतखब किया गया। सुबह बारिश सुबह हो रही थी, लेकिन अल सुबह जो है बड़ी तादाद में 2 पुलिस की नफरी, उसके साथ FIA के एहलकार और SP ऑपरेशन सब यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर आए, और एकदम उन्होंने जो है आते साथ ही जो है जो लाल हवेली के 7 यूनिट्स हैं उनको सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस वक्त लाल हवेली के जो यूनिट्स हैं उनको सील करके जा चुके हैं, ताले लगा दी गए, उनके ऊपर स्टैंप लगा दी गई। जबकि जो सुबह के जो उससे पहले जो है यहाँ पर जो पुलिस की जो नफरी तैनात होती थी उसको यहाँ से हटा लिया गया। शेख रशीद जो है अदालत में, उनका केस भी ज़ेर समाअत, उनका यही कहना है कि हम इसके खिलाफ अदालत में हाई कोर्ट में आ जाएंगे, अपील दायर करेंगे कि ये हमारी ज़ाती ये मलकियत है और इसके तमाम कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से जो है यह हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि हुकूमत मुझे भी गिरफ्तार करने का प्लान बना चुकी है। इस वक्त जो है अल सुबह जिस टाइम ये कार्रवाई की गई उस टाइम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है बारिश भी हो रही थी, और सुबह को कहा था सुबह 6 और 6:30 के दरमियान ये कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में पुलिस की जो है 2 बसें यहाँ पर भर के आई, FIA के एहलकार आए, सारे एरिए का कॉर्डन ऑफ किया गया और किसी भी मुतलका शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त दी। उसके बाद जो है उन्होंने ये कार्रवाई की। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान वो यहाँ पर हमरा थे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है जो 7 यूनिट्स हैं उनको ताला लगाया गया। ताला लगाने के बाद सील करने के बाद उस पर स्टैंप लगाई गई। जो यहाँ पर एहलकार थे उनका यही कहना, जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हमें भी धक्के दिए गए और हमें जो है मारने का जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। उसके बाद शेख रशीद कहाँ पर थे उस वक्त? एकदम ये कार्रवाई तकरीबन 4 से 5 मिनट इस कार्रवाई में लगे। जी, शेख रशीद उस वक्त कहाँ पर थे राव?
जी, शेख रशीद उस वक्त यहाँ पर लाल हवेली में मौजूद नहीं थे। उनकी एक ज़ाती रिहाइश का इस्लामाबाद में भी मौजूद है। वो इस्लामाबाद वाली रिहाइश जगह पर थे, क्योंकि 3-4 दिन से यही खबरें आ रही थी कि लाल हवेली को किस टाइम सील किया जा सकता है। तो शेख रशीद जो है मुख्तलिफ दिन के औकात में कल यहाँ पर थे, उन्होंने लोगों से बढ़ा दी होगी। अब उनको मालूम है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और कोशिशें की जाएंगी। जब बात करते हैं दूसरे केस की, ये तो एक सियासी दुश्मनी हो गई जो शेख रशीद अहमद साहब से निकाली जा रही है इस वक्त रूलिंग पार्टी की। दूसरी है फवाद चौधरी साहब की जो समाअत है इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, उसके बाहर इस वक्त नीलम अरशद मौजूद है। नीलम, थैंक यू, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फेड कचहरी में मौजूद हूँ और फवाद चौधरी से मुतालिक जो केस है उसमें एक बार वक्फा लिया गया है और तकरीबन 11:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया है फवाद चौधरी को। इस वक्त आपको बताऊँ कि कचहरी के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ साथ उनके कुछ जो आला रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से यही सिलसिला जो है फेड कचहरी में देखा जा रहा है कि बारहा फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद पहले जो फिज़िकल रिमांड था, उसके बाद जुडिशल रिमांड हुआ। जुडिशल रिमांड को फिर से एक बार 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड में तब्दील किया गया और उनको वापस लाहौर भिजवा दिया गया। इस वक्त की जो सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो चंद जो लम्हे की समाअत हुई है उसमें डॉक्टर बाबर रहमान जो कि फवाद चौधरी के वकील हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चंद सेकंड्स का काम था, अगर जो ऑडियो थी उसका फ्रांसिक करवाना था तो उसके लिए इतनी ज़्यादा देर जो है वो क्यों लगाई जा रही है। डॉक्टर बाबर रहमान ने दौरान दलाइल ये भी कहा है कि उनको खदशा है कि उनका जो मौकिल है उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर फवाद चौधरी के भाई डॉक्टर एडवोकेट फैसल चौधरी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी आज एक टॉक की गई है मीडिया की तरफ से और ये कहा गया है कि उनको खदशा है कि उनके भाई पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद रोकने से मुतालिक जो दरख्वास्त है वो भी अदालत में दायर कर अल्लाह करे तशद्दुद ना किया जाए। नीलम, थैंक यू सो वेरी मच। नीलम और हमारे रिपोर्टर राव रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है वो अपनी मुखालिफ अपोजिशन पार्टी के ऊपर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। केसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी सील की जा रही है। लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट का बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि ऊंट बैठा नहीं तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया बैठ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल का जो बम गिराया गया है, जो कहा जा रहा है मिनी बजट की तैयारी की जा रही है, IMF के सामने घुटने टेक दिए गए हैं, जो हुजूर मेरा आका कहकर IMF के सारे हुक्म माने जा रहे हैं, उससे अवाम का खून निकल जाएगा। अवाम जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं हर चीज उसके साथ बढ़ती है और फिर कोई इस डोमिनो इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहूँगा कि साग डार पर यकीन रखना, यकीन करें, बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं रईस तर गरीब तर होता जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं लेविश शादियाँ हो रही हैं, जो महंगे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ लोग सदका खैरात कर रहे होते हैं, लंगर बांट रहे होते हैं अल्लाह और उसके महबूब के नाम पर, वहाँ पर लाइनें बड़ी होती जा रही हैं। लोगों के लिए रोज़गार कमाना, 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, PTI की सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका एक शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें सुबह सवेरे दिया है। ये बताइए, हम जानते हैं कि हमारी कौम एक मुआशी बहरान से गुजर रही है और हर बार जो भी हुकूमत आती है कोई ना कोई ये बात होती है कि जी अब ये सिचुएशन है, IMF है, फलां है, टीर है, हम नहीं कर सकते, पिछली हुकूमत ने ये किया था, नई हुकूमत ये कर रही है। पाकिस्तान का मसला आखिर हल कैसे होगा डॉक्टर साहिबा? देखिए, मेरा ख्याल है पहले तो हमें इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए कि हमेशा याद रखिए कि मुआशी बहरान हो, अगर सियासी बहरान होगा तो मुआशी बहरान होगा। इस वक्त जो हालात इन्होंने क्रिएट किए, इस हुकूमत ने, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने एक साजिश के तहत, और ये भी मैं 100% आपको बता रही हूँ कि एक बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने सब ने मिलजुल के, एक वो बैठी हुई हुकूमत जिसके सबसे ज़्यादा बंदे थे उनको निकाल के इन्होंने एक वो चूं का मुरब्बा बिठा दिया। अब मकसद है कि आपने कैबिनेट का साइज़ तो देखा होगा ना, 75 बंदे उस कैबिनेट के अंदर, इससे बड़ी कैबिनेट तो आज से पहले कभी भी नहीं थी। तो इन्होंने क्या करना था, हमें तो पता था ये बात कि ये कोई हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तानियों के नहीं आए, ये तो अपने हालात ठीक करने के लिए आए क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने आते सार जो काम करना था वो कर डाला और वो काम से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने आके और उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब में तरमीम लेके आए, सब ने केसेस ख़त्म कर लिए और सारे चोर वापस आना शुरू हो गए। आपके सामने आज जी इसाक डार साहब आ रहे हैं, आज जी सलमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आज जी सारे हाजियों ने वापस आना शुरू कर दिया। अब जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको ख़ुद भी ये बात समझनी चाहिए
कि ये लोग जो ये वादा करके आए थे कि इमरान खान के वक्त में बहुत महंगाई हुई, हम महंगाई कम करेंगे, तो प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके अपने केसेस तो फारिग कर दिए, अपने हालात ठीक कर दिए, कौम के हालात इतने ख़राब कर दिए कि आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई, आपके जो फॉरेक्स रिजर्व से वो आज इससे ज़्यादा कम कभी नहीं 3.5 पे पहुँचे हुए हैं। आप बस 15 से लेके दिन से लेकर 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए पैसे रह गए हैं। आपकी ढेरों ढेर एलसीज नहीं खुली। इन्होंने इतनी बड़ी तबाही करके अब जो IMF के साथ इन्होंने डील की है उसके तहत इन्होंने, ये पहली महंगाई नहीं है। अल्लाह बचाए डॉक्टर साहब, IMF अल्लाह बचाए, IMF के साथ जो डील की है, मैं नहीं समझता कि अब हमारे मुल्क में कोई सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी बची है, क्योंकि अब सब कुछ तो डिक्टेशन हो रहा है। बाहर बैठा एक बंदा रिमोट पकड़े हमारे मुल्क को चला रहा है और हम उसको चलाए दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप चलाते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में काबिलियत नहीं है। हम अपनी अंदर की बुराइयां दूर नहीं कर रहे हैं, बैरूनी साजिशों का जिक्र कर रहे हैं। ये बैरूनी साजिशें हो इसलिए रही हैं, अंदर से हम कमजोर हैं, गद्दार बैठे हमारे अंदर, ट्रेटर्स भरे हुए हैं। आगे बात करें तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तारी की धमकियां भी मिल रही हैं। आप लोगों ने दोबारा सिक्योरिटी के लिए कोई दरखास्त की है, कोई अपील की है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि इतनी बाइस्ड हुकूमत और इतनी, वो कहते हैं ना, जानिबदार, ये जो इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट लाए हैं, हमें तो लगता है कि माशाल्लाह दोनों तरफ PDM की हुकूमत लग गई है। आपकी जाटी उम्रा में तो सारी इस वक्त जाके सिक्योरिटी बैठ गई है और सारी पुलिस, और जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जिनके ऊपर अभी कातलाना हमला 2.5 महीने पहले हुआ, आपने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। क्या नीयत लगती है आपको उनकी? आपको समझ आ गई होगी ना जब हम एहतजाज कर रहे थे मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब ने पहले भी, अगर आपको याद हो, तो ये उन्होंने बार बार कहा था कि मेरे पर कातलाना हमला होने के चांसेस हैं। खान साहब से ख़ुद मैंने 2 दिन पहले ये बात की थी कि खान साहब, अपना चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया है और वो कहते हैं कि हमें कुछ बुलेट प्रूफ यहाँ वो रखनी चाहिए, आपको बहुत बड़ा थ्रेट है। तो खान साहब, आपको पता, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा कोई नहीं, अल्लाह ताला है मुझे बचाने वाला। गोलियां लगी आपके सामने हैं और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, JIT बनी और इन्होंने उस JIT का बेड़ा गर्क किया। आज पहली दफ़ा सुना है कि प्रोविंशियल एक काम है जिसके ऊपर अब इस वक्त वहाँ से इस्लामाबाद से एक और JIT बना के गई है, जिसको मैं ऑलरेडी चैलेंज कर चुकी हूँ कोर्ट के अंदर। आपको मालूम था मैडम, कानून के लिए कानून जो है ना पल में बन जाता है, एक दिन में ही अपने लिए कानून बना लेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन, अमल दरामद भी एक दिन में हो जाएगा। अवाम के लिए कानून बनने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे, उसकी अमल दरामदी में भी कम से कम 25-30 साल लगेंगे, तो सब्र कीजिए। खैर, ये बताइए, तो इंतकामी सियासत है, जिस तरह PMLN वाले कह रहे हैं इस वक्त, रूलिंग पार्टी जिस तरह कह रही है कि राना सनाउल्लाह के बदले आजम सवाती, शीरी मजारी का बदला एहसन इकबाल का बदला शीरी मजारी से लिया गया, साद रफीक का बदला फवाद चौधरी से लिया जा रहा है, एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं आपने भी केसेस बनाए थे, हम भी केसेस बनाएंगे, आपने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए, हम इमरान खान के खिलाफ बनाएंगे और उसको जेल में बंद करेंगे। ये इंतकामी सियासत मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है? अरे वाह, कमाल कर दिया। मरियम औरंगजेब को रोजाना कोई नई ख्वाब आ जाती है। वो बीबी, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा घर का बंदा है? मैंने अभी पहले नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन वो काम कर रही है जो आप चाह रही हैं? इलेक्शन कमीशन को हमारी बात थोड़ी सुन रही है। इलेक्शन कमीशन तारीख ना दे देती हमें। इलेक्शन कमीशन ने क्यों केस किया? इलेक्शन कमीशन ने इसलिए केस किया कि आपने सोचा मुनासिब है इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पे कोई वो ना आए, हर्ज ना आए। हर बंदे ने इस चीज़ को कंडेम किया कि आपने स्पोक्स पर्सन को पकड़ा, और किस बात पे पकड़ा कि जी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया। वैसे तो मुंशी हैं, और मेरा ख्याल है, और सोच ले तो मुझे भी पकड़। वो तो डॉक्टर साहब, मुंशी का एक हैशटैग पाकिस्तान में लाखों लोगों ने मुंशी के नाम से ट्वीट भी किया था। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, जो कि इस वक्त PTI के इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी और मईशत बड़ी गहरी नजर भी रखते हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू और बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त सबसे सवेरे दिया। डॉलर की पोजीशन, पेट्रोल की कीमतें, अशिया खुरानो, दाल चावल रोटी, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, पाकिस्तान
के पास अब कितना वक्त मौजूद है, कितनी सांसें मौजूद हैं? मुजम्मिल साहब देखिए, वक्त तो जिंदगी जिसकी जितनी है उतना मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कसर नहीं छोड़ी जो इसहाक डार साहब ने और पीटीएम ने, और जो अल्लाह ताला ने लगता है कि जो हमारी आपके लिए जो वक्त रखा है इस दुनिया में, ये इनको पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि इससे पहले ही जो है ना बंदा दुनिया से चले जाए, और उसकी जो है उसके लिए तमाम कार्रवाइयां डाल रहे हैं। अब देखिए, ये रुपए की कदर जो है यही बड़ी परेशान कुन है। 15% के करीब जो है रुपए की कदर गिरी है। सर 3.5 रुपए का टका हो गया। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि तुम 2 रुपए के लोग हो। जी, 2 टके के हो गए हम। हाँ, अब 2 रुपया और टका रुपया हो गया सर। हम 3.5 का टका है सर। हाँ, तो वो जो है अब आप 15% से जो है तमाम चीजें, तमाम कंपनियां अपनी जो है ना कीमतों को रिवाइज कर रही हैं। अभी आप देखें, जब फ्राइडे को बहुत सारी कंपनियों ने नोटिस निकाले कि हमारी पुरानी कीमतें अब खत्म, अब हम नई कीमतों का ऐलान करेंगे। मार्केट में जो दुकानदारों ने अभी से ही जो है नई कीमतें कर दी हैं। इसके अलावा आप देखें, वो इंडस मोटर गाड़ी वाले हैं, उन्होंने 17% पिछले 1 हफ्ते में कीमत बढ़ा दी। प्लांट बंद है। अब जो है हर चीज की कीमत बढ़नी थी। अब वो पेट्रोल की कीमत भी आप देख लें कि जो पहली तारीख को बढ़नी चाहिए थी वो 28 तारीख को बढ़ा दी इसहाक डार साहब ने, वो भी 13.5-14% बढ़ा दी। तो अब उसके तनासुब से आप तैयारी पकड़े। और क्या करें मुजम्मिल भाई, मुझे ये बताइए, 3-4 महीने का राशन घर में स्टॉक करें, क्या करें? नहीं, कितना राशन आप स्टॉक कर लेंगे, और वो उससे फिर और वो जो है प्रॉब्लम्स आएंगे। अब सिर्फ ये है कि या तो अपनी आमदनी पे काम करें, आपके आमदनी में इजाफा हो, लेकिन तनख्वाहदार की आमदनी पे कैसे काम कर सकता है? दुकानदार तो अपना मुनाफा बढ़ा सकता है, ठेले वाला अपना मुनाफा बढ़ा सकता है, कारखाने वाला बढ़ा सकता है। तनख्वाहदार इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे तरीके से मरगे में फंस गया हुआ है। कल मैं देख रहा था, हबीब बैंक ने बड़ा बेहतरीन काम किया। उन्होंने 24 तारीख को नोटिस निकाला और उन्होंने मिनिमम वेज 38,000 कर दी। अपने जो एम्प्लॉयज को लोन दिया हुआ था उनको मजीद उनकी कहा कि सस्ता कर दिया। बाजों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, सवारी अलाउंस दे दिया, और उन्होंने ऐलानात किए कि ये महंगाई से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि सब अपने मुलाजमीन के लिए करें मुजम्मिल साहब। लेकिन आप जानते हैं कोई भी नहीं करेगा। ये एक वाहिद हबीब बैंक है, शायद 1-2 बैंक और लाइन में आ जाए, बाकी तो सारे इदारे जो है वो मुंह देख रहे होंगे मुलाजमीन का कि भाई कहीं और काम करना है तो कर लो। ये तनख्वाहदार तबका क्या करे? मुजम्मिल साहब, एक और चीज आपसे पूछनी है, इस तनख्वाहदार तबके को ट्रैप करने के लिए आजकल ऑनलाइन जो है ना वो लोन सिस्टम आ गया है कि शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दो, फौरन 3 मिनट में आपकी जेब में लोन आ जाएगा। 5,000 का लोन देते हैं, 2,500 रुपए उस पर सूद लेते हैं, 1 हफ्ते में 50% मुनाफा। सर ये जो माइक्रो बैंक है ना, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये दूसरा पठान के सिस्टम शुरू हो चुका है। और स्टेट बैंक खामोश है सर। हाँ, ये जो आप छोटे इलाकों में आपने देखा होगा ना, किस्तों पे चीजें टीवी दुकानें होती हैं, वो 100% इसी तरह जो है। अगर आप देखें, ये जो मुल्क में ट्रांसपोर्ट, ये ट्रक बसें वगैरह, ये भी इसी तरीके से किस्तों पे मिलती है। 100% 1 साल में जो है सूद लेते हैं ये लोग। तो ये इन्होंने देखा ये कल्चर में है, तो ये अब ऑनलाइन ऑर्गेनाइज ठग आ चुके हैं और कोई रेगुलेट नहीं कर रहा और उससे जो है दबा के पैसे ले रहे हैं। और ये गरीब आदमी, आपको पता है 30 तारीख से पहले उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, तो उसको 2-4 हज़ार 5,000 जहाज में जरूरत चाहिए होते हैं। उसका ये फायदा उठाते हैं, 5,000 रुपए देते हैं और फिर उससे जो है 1,000 रुपए और 1,500 रुपए जो है उसके ऊपर ले लेते हैं 8-10 दिनों में। अल्लाह ताला सर हमारे रेगुलेटर्स को तौफीक अता फरमाए कि वो होश में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात PTI के मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात वाज़ेह है कि मुल्क में अवाम का हाल बिल्कुल तबाह हो गया है और अवाम का भुरकस मजीद निकालने के लिए दुनिया भर के अपॉर्चुनिस्ट यहाँ पर आ गए हैं। बिजनेस वेंचर्स, कैपिटल वेंचर्स यहाँ पर आ गए हैं कि जी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजें, हम जी आपको अभी के अभी 3 मिनट में पैसे भेजते हैं। और कितना सूद लेते हैं, अवाम का खून चूसते हैं। स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री सब खामोश है। नो रेगुलेशन। रेगुलेशन एक ही चीज के ऊपर है कि भाई किस तरीके से इमरान खान को बंद करना है, किस तरीके से सियासी मुखालफों को चुप कराना है, किस तरीके से कुर्सी हासिल करनी है। ताकत का नशा मुल्क को इस वक्त तबाह कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचा ले, मैं तो ये दुआ करूंगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तानी कुछ नौजवान स्विमर्स से, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे इशूज आज डिस्कस होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक टू दुनिया बोल। और जिस तरह मैंने आपको शो के आगाज में बताया था कि हम हमेशा आर्ट, आर्टिस्ट, खेल, खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं, तो हीरो पाकिस्तानी में हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बेहतरीन, ये कहते हैं पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्विमिंग। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो बड़ी प्यारी सी बच्चियां जिनके नाम है दानिया भाटिया और शानजे बारी। दानिया इज 13, शानजे इज 12। वेलकम टू दुनिया बोले। और उनके साथ उनके कोच हैं मोहम्मद जमीरुल हसन साहब। आपको भी मैं वेलकम कहूंगा सर अपने शो में। अच्छा जी, बहुत जरूरी है पाकिस्तान में अब खेलों को प्रमोट करना, क्योंकि हुआ ये है कि हमने अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट पे लगा दी और फिर बाकी सारे खेल हो गए हैं इग्नोर। ना स्कॉश चैंपियन बचा, ना हॉकी का किसी खिलाड़ी का नाम किसी को याद होता है, ना हॉकी फैंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो अपने बच्चों की इस एज से तरबियत कर रहे हैं टू बिकम एन इंटरनेशनल एथलीट। ये बच्चियां 12-13 साल की हैं, लेकिन टेबल पे पड़े हुए मेडल्स अगर मैं आपको दिखा सकता तो इतने सारे हैं कि शायद एक हाथ से मेरे लिए उठाना मुश्किल हो। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इतनी सी उम्र में इतने सारे मेडल्स जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन इनकी उम्र इस वक्त 12 और 13 साल है। माशाल्लाह, मैं कहूंगा इनके कोचेस को क्रेडिट जाता है, इनके टीचर्स को क्रेडिट जाता है, इनके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, और ऑफ कोर्स इन्होंने खुद भी बड़ी मेहनत की है। अब बात करते हैं दानिया से। पहले दानिया, अपना सफर बताइए, किसको क्रेडिट देंगी, हाउ वाज इट, वेयर डू यू स्टैंड नाउ, अपनी रैंकिंग्स ही बताइए, अपने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ही बताइए। जी, मेरे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 26 है विद 9 गोल्ड्स. I first started swimming when I was 3 years old and my first competition was when I was 5. 3 साल की उम्र में स्विमिंग शुरू की, 5 साल की उम्र में पहला मुकाबला किया। वाओ। और पहले तो मैंने ज़्यादा मेडल्स नहीं जीते। आज जब मैं सर ज़मीर के साथ ट्रेनिंग शुरू करने लगी तो फिर मैंने अपनी पहली गोल्ड मेडल जीती, और एज यू कैन सी मेरा पहला शील्ड भी in 2019. और नाउ अम्मी अबू ने फोर्स किया, खुद शौक हुआ? पहले तो फोर्स किया था। पहले फोर्स किया, करना पड़ेगा, मारो मारो मारो, फिर उन्हें बोला बेटी को अब शौक हो गया, इतना हमने करवाया, उसको मजा आ गया स्विमिंग में। अभी स्विमिंग में ऐसा क्या है जो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं? वाटर, पानी। वाओ, ये आई एग्री। वैसे मुझे बड़ा पानी पसंद है, और जो लंग्स की थेरेपी होती है स्विमिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट में नहीं। शान से कितने मेडल्स जीते हैं? मेरे पास टोटल में 100 मेडल्स हैं। 100 मेडल्स? उसमें मोस्टली गोल्ड है। वाओ, जबरदस्ती किया अम्मी अब्बू ने? करो करो, बीना ने आपको, आपकी मम्मी ने बोला करना है करना है करना है? मैंने तो खुद शौक से किया था। खुद शौक से किया था। ग्रेट। मेरी बहन स्विमिंग करती थी, मैं वहाँ बैठी होती थी, मैं खुद बोलती थी कि मुझे करनी है। तो अपनी एज कैटेगरी में वेयर डू यू स्टैंड इन पाकिस्तान? आज पाकिस्तान में आपकी रैंकिंग आपकी नजर में शान से क्या है? मैं फ्री स्टाइल में सेकंड बेस्ट। सेकंड अंडर 14? यस। एंड यू दानिया? बेस्ट बटरफ्लायर इन अंडर। नंबर 1 इन बटरफ्लाई अंडर 14 कैटेगरी। वाओ। अब मोहम्मद जमीरुल हसन साहब, इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने इतना कुछ हासिल कर लिया, इन पे अगर मेहनत की जाए तो आपकी नज़र में कितना वक्त दरकार होगा इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके कोई गोल्ड पाकिस्तान के लिए लाने में? सर, हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं इनमें टैलेंट माशाल्लाह बहुत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट लेवल की वो सपोर्ट नहीं होती, जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होती। जमीर भाई देखें ना, 400-500 करोड़ तो सिर्फ PSL क्रिकेट में लेके चला जाता है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप में। किसी और खेल को कहां से पैसा मिलेगा? मैं कहता हूं 400-500 में से 10-15 ही निकाल के दे दो यार दूसरे खेलों को। तो अगर सर गवर्नमेंट की थोड़ी स्पॉन्सरशिप हो, थोड़ा इन बच्चों के सर पे हाथ रख लें तो हमारी मिट्टी बहुत जरखेज़ है, हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। हमारी बच्चियाँ भी, बच्चे भी, टैलेंट की कमी नहीं है। अभी ये जो बच्चियाँ कर रही हैं, ये जो कुछ कर रही हैं, ये इनके पेरेंट्स की मेहनत है, उनकी एफर्ट, ज़ाती एफर्ट है। और कुछ जो है वो पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन और पाकिस्तान वुमेन स्विमिंग एसोसिएशन जो है वो इनको सपोर्ट करती है, तो आज ये इस मकाम पे हैं। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इनके साथ हो जाए तो हम लोग ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है। हमारे मुल्क की जो बच्चियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। अभी थोड़ी सी हमारी कम्यूनिटी है जो कराची में, और ये भी इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट करते हैं। और एसोसिएशन, जब भी किसी खेल का जिक्र होता है ना जमीर भाई, तो ये नजर आता है कि बॉक्सिंग की 4 एसोसिएशन है, फुटबॉल की 6 एसोसिएशन है, लड़ाई है, एक दूसरे में मुकाबला है। यहाँ पर भी है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सपोर्ट है? बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सपोर्ट है, पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन हेड करती है, बाकी आगे प्रोविंशियल स्विमिंग एसोसिएशन हैं, और बहुत एक अच्छा निज़ाम है। लेकिन मसला यह है कि हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से लास्ट ईयर हमारी सीनियर नेशनल होनी थी लाहौर में, वो एंड टाइम पे कैंसिल होगी क्योंकि पूल अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बच्चों की पूरी साल की मेहनत जो है ना वो ज़ाया चली। नेशनल गेम्स इसलिए नहीं हुए कि पूल अवेलेबल नहीं था? पूल अवेलेबल नहीं था। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप मजाक कर रहे थे भाई? सर राइट,
दुआ करें वीर भाई, सीरियस बताएं ऑन द रिकॉर्ड है सब चीजें कि नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप इसलिए नहीं हुई हमारे मुल्क में कि पूल अवेलेबल नहीं, पूल अवेलेबल नहीं था सर। ये स्विमिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर कहाँ खड़ा है जमीर साहब पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान में हम बाकी मुल्कों से, इवन के पड़ोसी मुल्क से भी बहुत पीछे हैं। पड़ोसी हमारे तो बहुत दुनिया की ताकतें भी हैं, चाइना भी है, इंडिया भी है, कि हम अफगानिस्तान से ही पीछे हैं? सर अफगानिस्तान तो नहीं, इंडिया से भी इस मामले में थोड़ा पीछे हैं, आई एम सॉरी टू से। लेकिन अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट करे और पूल बना दे, खाली पूल बना दे। अब यकीन मानिएगा कराची में ये बच्चियाँ माशाल्लाह हमारी बहुत सारे इंटरनेशनल स्विमर भी हैं, तो इनके पास एक प्रॉपर 50 मीटर वाला पूल ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जब भी नेशनल के लिए जाती हैं तो एक पेरेंट्स हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, वो अपना 50 मीटर वाला पूल देते हैं इनको, जितनी भी बच्चियाँ सिंध को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो ये जाके नेशनल में खेलती हैं। वन अदर दैन इन बच्चों के पास 50 मीटर वाला पूल ही नहीं होता है कि हमारे अंदर वो फीलिंग आए। हमारे स्विमिंग में ना 2 पूल होते हैं, एक होता है शॉर्ट कोर्स जो 25 मीटर होता है, एक लॉन्ग कोर्स जो 50 मीटर होता है। तो इनके पास ट्रेनिंग वाला प्रॉपर पूल ही नहीं है यहाँ तक। लेकिन ये सारी जो मेहनत है इनके पेरेंट की है और कोचेस तो ऑलरेडी हमारा फर्ज बनता है, और फिर जितने भी वेल विशर लोग हैं वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जमीर भाई मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान के जो रईस लोग हैं वो अपने घरों में तो पूल्स बना लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन जो अवाम के लिए और खिलाड़ी के लिए जिस पूल की जरूरत है वो हुकूमत भी नहीं बना सकती। सर ये हुकूमत गरीब है, लोग रईस हैं और हम चले जा रहे हैं। दानिया, इस वक्त आपके करियर में व्हाट विल यू डिमांड? आप क्या अपील करोगी गवर्नमेंट से, पीपल हु आर इन पावर लिसनिंग टू यू? देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जो स्पॉन्सर फंड्स देते हैं, आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? व्हाट डू यू अपील के यार स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ ये कीजिए? बस हमें पूल्स चाहिए और बस हमें स्पॉन्सर्स चाहिए जो हम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं ना। सो जैसे टीम सिंध, टीम नेवी, वी नीड स्पॉन्सर्स टू पे फॉर आवर ट्रिप्स। जैसे लाहौर जाना है, पंजाब जाना है, लाइक इस्लामाबाद एक्सेट्रा। एंड होपफुली फॉर टीम पाकिस्तान ऑल्सो हमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स चाहिए जो हमें इंटरनेशनली सपोर्ट करें। आई सी यू आर वेयरिंग अ नेवी जर्सी राइट नाउ, तो नेवी ने आपको स्पॉन्सर किया था इसके लिए, तो आई एम ग्रेटफुल टू पाकिस्तान नेवी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे स्पोर्ट्स को। लेकिन सिर्फ आर्म फोर्सेस का ये काम नहीं है, हमारे मुल्क के कॉर्पोरेट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और हर खेल के अंदर अपना हिस्सा डाले, कुछ तो ये दिखाए कि जिस तरीके से वो अपने पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में खेलों को प्रमोट करने के लिए मेहनत करें। शानजे, व्हाट वुड यू से, आपकी अपील क्या है सब मुल्क के रूलर से, प्राइम मिनिस्टर से? आई थिंक हमें 50 मीटर पूल्स मिलने चाहिए, उसमें टच पैड मिलने चाहिए ताकि हमारे पास प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स हो सकते हो, और हमें एट लीस्ट ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए ताकि वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू सी आवर लेवल्स एंड सी हाउ गुड वी कैन बी। शानजे, आपकी एजुकेशन कभी मुतासर नहीं हुई? ऐसा नहीं हुआ कि यार स्कूल में स्कोर कम आ रहा है, स्विमिंग में इतनी मेहनत कर रही हूँ तो पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रही? वैसे तो स्कूल हमारा बहुत सपोर्ट देते हैं, वो हमें इंकरेज करते हैं करने में, लेकिन वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का हमें बहुत करना होता है क्योंकि वी हैव टू जगल स्टडीज़ एंड स्विमिंग एट वंस। वी हैव टू लाइक स्कूल के टाइम, एग्ज़ाम टाइम पे जाना होता है, फिर ट्रेनिंग टाइम पे जाना होता है, सो इट बिकम्स अ हैसल बट वी डू इट एंड वी सक्सीड। दानिया, ऐसा हुआ है कि आपके अब्बू जो और अम्मी जो हैं वो आपसे नाराज़ हुए होंगे जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप स्विमिंग पे ज़्यादा जोर दे रही हो, स्टडीज़ पे नहीं दे रही हो? ऐसे हुआ तो है, लेकिन यार ये मना भाई जुल्म कर रहे हैं आप यार, ऐसे ना करें यार, क्यों आप बच्चे पे प्रेशर डालते हैं? ठीक है स्विमिंग में इतना अच्छा कर रही है, थोड़े स्कूल में मार्क्स कम आ गए, आपने डांटना शुरू कर दिया, क्या किया बताइए? अब्बू ने क्या किया? कुछ नहीं, बस ऐसे डांटा। ये तो जुल्म है ऐसे दानिया नहीं। अगर बच्ची स्विमिंग में इतना अच्छा कर रही है तो अब्बू अम्मी को चाहिए कि वो साथ दे बच्चों का। ठीक है जी, ये बच्ची वहां मेहनत कर रही है, थोड़ा यहाँ पे रिजल्ट कम आया, ये प्रेशर होता है कोच बच्चों पे? सर बच्चों पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि जितने भी हमारे स्विमर हैं, टॉप स्विमर कराची बेस, सर वो बहुत हाई मार्क्स लेते हैं, 9 8 स्टार, 8 8 स्टार, 4 8 स्टार, ठीक है, और सारे माशाल्लाह हैं भी ए लेवल वाले, और स्टडी में भी टॉप रैंकिंग पे है और स्पोर्ट्स में भी टॉप रैंकिंग में है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। ये लोग टाइम को मैनेज करना सीखते हैं और टाइम को बेस्ट यूज़ करना सीखते हैं। वजह क्या होती है टाइम मैनेजमेंट की? स्विमर की टाइम मैनेजमेंट अच्छी क्यों होती है? सर वो इसलिए कि हमारा एक एक मैक्रो सेकंड जो है ना वो जीत और हार का फैसला करते हैं। ओके। वो हमारी सालों की मेहनत को डिफाइन करते हैं कि आप क्या और क्या कर सकते हो, लूज कैसे किया, विन कैसे किया। आपकी कोई अपील गवर्नमेंट से? सर मेरी यही अपील है कि जिस तरह क्रिकेट पे थोड़ा सा नजर करम है तो स्विमिंग पे भी थोड़ी सी मोहब्बत और शफकत होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, ये आगे जाके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। आमीन आमीन।
टैलेंट की कमी नहीं ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। सर होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल जो है ना पाकिस्तान में आपको बताऊं स्टार्टअप्स का बड़ा ज़माना है और बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स खुलते हैं, और जब स्टार्टअप एक खुलता है तो फिर उसको इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए होता है। भारत इस वक्त नए स्टार्टअप्स में दुनिया में बड़ी इस वक्त लीडिंग पोजीशन पर है। पाकिस्तान में नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम हो रहा है, लेकिन जो स्टार्टअप्स थे वो मुश्किल में आ गए। फिर स्टार्टअप्स को चाहिए होता है इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पर वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उनको हेल्प मिलती है, पार्टनरशिप मिलती है। ऐसे एक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक इंक्यूबेशन सेंटर का आगाज हुआ है, जिसका मकसद पाकिस्तान में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को फरोग देना है। इस नए इंक्यूबेशन सेंटर की डिटेल्स हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान साहब, इमरान जुटाला साहब। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर लीडिंग दिस इंक्यूबेशन सेंटर। सर ये बताइए, एरोस्पेस इंक्यूबेशन सेंटर, बहुत सारे पाकिस्तानी सोच रहे होंगे यार ये क्या बातें हो रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इमरान साहब। राइट, इमरान जुटाला साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूछ सकें कि आखिर ये एरोस्पेस इंक्यूबेशन सेंटर है क्या। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली कोई भी स्टार्टअप अपना आइडिया किसी इन्वेस्टर को भेज देता है, इन्वेस्टर से पैसे आते हैं तो अपना काम शुरू करने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे होते हैं। जिस तरह वो शेयर्ड ऑफिसेज होते हैं, उसी तरह ये भी शेयर्ड ऑफिसेज होते हैं, शेयर्ड स्पेसेस मिलती है काम करने के लिए, और ये नए बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए दुनिया में तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा था इनको। लेकिन पाकिस्तान में अब लेट्स सी कि ये स्टार्टअप का ट्रेंड्स किस तरफ जाता है। यकीनन जब तक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इंप्रूव नहीं किया जाएगा, उन पे काम नहीं की जाएगी, उन पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे मुल्क में माशी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम फकीर के फकीर रहेंगे, कटोरा लेकर दुनिया में घूमेंगे, ये कोई हमें 2 रुपए दे दे हम अपना मुल्क चला सके। और हमारे खिलाड़ी, बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हमारे शो में आकर कहेंगे कि हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है कि जब मैं देखता हूं कि 100 मेडल्स सामने रखे हुए हैं, इतना टैलेंट है कि बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नेशनल टीवी पर आकर कहते हैं स्पॉन्सर। अगर यही मैं कहूं कि कोई पर्ची होती, ये तो मेरिट पे पूरा उतरती है ना, तो ये स्पॉन्सर्स की अपील कर रही हैं। अगर ये मेरिट पूरा नहीं उतर रही होती, कोई पर्ची इनके पास होती किसी बड़े आदमी की, तो यूं स्पॉन्सर मिल जाता। हमारा मुल्क न जाने कब तक ये पर्ची पे चलेगा, ये पर्ची ने हमें तबाह किया है। आप अग्री करेंगे जमीर भाई? सर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि अगर सर देखें जहाँ तक टैलेंट की है ना, टैलेंट बहुत है और माँ बाप भी करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ वही है कि स्पॉन्सर हो जाए तो ये पर्ची सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा। मेरिट दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो हमें मेरिट को अपनाना होगा, हमें मेहनत को अपनाना होगा। हम वही आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम वरना अगर मेहनत नहीं करेंगे और मेरिट पे नहीं रखेंगे तो हम सारी ज़िंदगी कटोरा लेके फिरते रहेंगे, हमें कोई पूछेगा भी नहीं। अगर हम मेहनत कर ले तो हम पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बना सकते हैं। हमारे लोगों में जज्बा बहुत ज्यादा है। अल्लाह करे एक दिन आएगा, एक दिन आएगा इंशाल्लाह। शानज़े टेल मी, आपकी अम्मी अब्बू ने आप पे कितनी मेहनत की है? मम्मा ने तो बहुत सपोर्ट दिया है। हर रोज़ हमारे साथ ट्रेनिंग आती थी, धूप हो रही होती थी लेकिन वो वहाँ पर बैठती थी हमारे साथ, हमें देखती थी स्विमिंग करते वक्त। 2 घंटे हम करते थे, वो वहाँ पर बैठी भी होती थी हमारे साथ। और अब्बू ने कुछ नहीं किया? बाबा से अवॉइड करते लेकिन वो इतना नहीं करते जितना मम्मा करती। यानी सारा रोल मम्मी का है? आपने 90% क्रेडिट आपने अम्मी को दे दिया, अब्बू को आपने सिर्फ 10% दिया, वो शायद बिल भर रहे हैं सिर्फ, ऐसा ही है? ज्यादातर तो ऐसे ही, क्योंकि मम्मा भाटी आप कितना क्रेडिट देंगी मॉम एंड डैड को? 50-50। चलो दैट्स अ गुड बैलेंस। इमरान जुटाला साहब हमारे साथ आ गए हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। कैन यू हियर मी सर? जी थैंक यू वेरी मच तला भाई, आई कैन हियर यू। प्लेजर। प्लीज एक्सप्लेन सर, ये एरोस्पेस इंक्यूबेशन सेंटर, इसका फायदा क्या होने वाला है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं इमरान साहब? थैंक यू वेरी मच तला भाई। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान का पहला वर्टिकल इंक्यूबेशन सेंटर है, और इसका पर्पस ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट इंडस्ट्री एरोस्पेस सेक्टर के अंदर ग्रो करे। तो ग्लोबली जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री है वो $700 बिलियन की, और सिर्फ कमर्शियल एरोस्पेस जो है वो $300 बिलियन का है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन दैट सेक्टर बहुत नेग्लिजिबल है। तो आइडिया रियली है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रो करे और पाकिस्तान से हाईटेक एक्सपोर्ट ग्रो कर सके। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री क्या है इमरान साहब? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैं थोड़ा सा जाहिल हूँ, सॉरी। नहीं, मैं इसको लोगों की आसानी के लिए जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एरोस्पेस इंडस्ट्री में कमर्शियल एविएशन भी आता है, एयरलाइन यहाँ से शुरू होता है एरोस्पेस इंडस्ट्री, और फिर उसके अंदर जो ग्राउंड सपोर्ट सर्विसेज होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो सारी की सारी एरोस्पेस और एविएशन डोमेन के अंदर आती है। फिर देन जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो डिफेंस का इंडस्ट्री सारी, वो भी इसी के अंदर आती है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। और उसके बाद अगर हम स्पेस में चले जाएं, सैटेलाइट, और आजकल जिस तरह स्पेसएक्स काम कर रहा है, एलॉन मस्क,
इलॉन मस्क का स्टार्टअप जो वो कमर्शियल स्पेस ट्रैवल पे काम कर रहा है, ये सारे जो वर्टिकल्स हैं ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और इसके अंदर आगे अगले 2 डेकेड के अंदर $7 ट्रिलियन की मार्केट क्रिएट होने जा रही है और हम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि हम इस $7 ट्रिलियन से और इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे? इमरान साहब, हम तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स पे फंस गए हैं। हम तो रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस पानी से निकल नहीं पा रहे हैं। हम इतनी टेक्निकल चीजों का फायदा उठा पाएंगे? हम हमेशा ऑन द लूजिंग एंड ही होते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज में। दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है और इसीलिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इदारा है इग्नाइट, उन्होंने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड नैस्टैप या पाकिस्तान एयरफोर्स। और यहाँ पे हम नेटसोल कंसोर्शियम, एक प्राइवेट कंपनी के कंसोर्शियम आके इसको रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट आईटी की जो स्ट्रेंथ थी, गवर्नमेंट सपोर्ट थी और एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो सपोर्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो सारी फोर्सेज एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड हमारा बिलीव यही है कि वी कैन क्रिएट ए अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इन ग्लोबल एरोस्पेस। इमरान साहब, इस अपॉर्चुनिटी से कौन कौन फायदा उठा सकता है और कैसे? इसमें स्टार्टअप्स, कोई भी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के से अलाइड कोई काम कर रहा हो, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कोई एयरलाइन यूज कर सकती है या एयरपोर्ट पे यूज हो सकता है या डिफेंस के किसी वर्टिकल में यूज हो सकता है, आप कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में डीप टेक के अंदर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, यू नेम इट, ये सारे जो डीप टेक के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा पहला जो कोहॉर्ट है उसके लिए एप्लीकेशन कॉल फॉर स्टार्टअप लाइव है। 10 फरवरी तक उसमें स्टार्टअप सप्लाई कर सकते हैं। और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं रीच आउट करना चाहूंगा वाइडर ऑडियंस को, सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, ऐसे एक्सपर्ट्स जो एरोस्पेस डोमेन में काम कर रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल एरोस्पेस में, वो जरूर हमें रीच आउट करें। वी वुड लव कि हम उनको कनेक्ट करें स्टार्टअप के साथ, बिकॉज इन्हीं एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये स्टार्टअप कामयाब हो पाएंगे। राइट, थैंक यू सो वेरी मच इमरान जुटाला साहब। मैं उम्मीद करता हूं नौजवान आपको सुन रहे होंगे जिनका स्टार्टअप्स होंगे और वो इस एविएशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड होना चाहते हैं या हो रहे होंगे, वो आपकी इस अपील के ऊपर ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इमरान जुटाला साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइव। और अब कुछ बात कोयटा ही करना चाहते हैं प्रोड्यूसर साहब। वो कह रहे हैं कि आजकल वहाँ पे सर्दी बड़ी है, खून जमा देने वाली सर्दी है, खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि कोयटा वालों के लिए गर्म जोशी आने वाली है उनकी इस खबर से। पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर्स कोयटा के बुकटी स्टेडियम आ रहे हैं और 5 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का एक नुमाइशी मैच कोयटा के बुकटी स्टेडियम में होगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और शाहिद आफरीदी ने भी इस सिलसिले में बाकायदा अपने वीडियो पैगाम जारी किए हैं। शाहिद आफरीदी ने कोयटा के शहरियों से कहा है कि वो उनके शहर आ रहे हैं, वो तैयार हो जाएं सारे कोयटा वाल, इसलिए तमाम शहरी ये मैच देखने के लिए अब बेताब हो चुके हैं। जबकि मोहम्मद यूसुफ ने अपने पैगाम में कहा है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत बलूचिस्तान कोयटा में ये नुमाइशी मैच करवाएंगे, जिसमें वो खुद और बहुत से और भी क्रिकेटिंग स्टार्स हिस्सा लेंगे। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मैच का मकसद बलूचिस्तान के नौजवानों में क्रिकेट खेलने का शौक पैदा करना है ताकि वो भी मुल्क के लिए क्रिकेट खेलें। लेकिन बुकटी स्टेडियम में मैच होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी सिचुएशन और तमाम तर तैयारियां करवानी होती हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बुकटी स्टेडियम अब आबाद हो रहा है, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, होंगे नुमाइशी मैच जो ये होने वाला है। आई होप कि इससे बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बलूचिस्तान में स्पेशली स्पोर्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा। हकीकत तो ये है, पाकिस्तान में आज तक हम अपने नेशनल स्विमर्स के लिए स्विमिंग पूल नहीं बना सके बड़े बड़े शहरों में, बलूचिस्तान तो अभी तक सोच ही रहा होगा। एनी लास्ट वर्ड्स दानिया, कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी पैगाम किसी को, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी किसी टीचर को, अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, तो थैंक यू बोल दें, उन्होंने इतनी मेहनत की है। भले इंग्लिश में बोलिए, शर्माना क्या। Thank you, Mama and Baba, for pushing me when I was 3 and I was stuck to the bar in the side of the pool. I love you. शानज़े। I want to thank our coaches, Sir Adnan, Sir Zamir. उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, हमने खुद बहुत मेहनत की है। I'm very proud of all of us and inshallah we'll succeed even more. मम्मी को भूल गए आप बिल्कुल, बीना ने इतनी मेहनत की, आपने उनको आई लव यू बोल देती, थोड़ा दिल रख लेती उनका। Okay, thank you Mama so much, thank you Baba इतनी मेहनत करने के लिए। I love you guys. जमीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, आप आए हमारे शो पे। शो का वक्त कम है, नहीं तो हम आपके साथ बड़ी और कचहरी करते और मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ और स्विमिंग से मुझे ही बड़ा प्यार है। मैं भी अपने बच्चों को पुश करता रहता हूँ, लेकिन बच्चे आपको मालूम है आजकल के बड़ा मुश्किल होता है स्क्रीनों से निकाल कर उन्हें खेल में लेकर आना।
और पूल में पहुंचाना। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं बोल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बोल ने हमेशा स्विमिंग पर प्रमोट किया है। बहुत शुक्रिया जमीर भाई। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देखा, मुझे स्टूडियो में 2 फिटनेस ट्रेनर्स ने ज्वाइन किया है। मैं आगे चलकर उसको डिस्कस करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, तफसील में बात करेंगे कि फिटनेस के आजकल मसाइल क्या हैं। लेकिन बिफोर दैट कराची का एक मसला है। इलाका है किमाड़ी, एरिया है मवाज कोट, जिसके एक छोटे से मोहल्ले में चंद दिनों में 18 अफराद इंतकाल कर गए। पुरअसरार तौर पर मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो क्यों मरे हैं, क्या वजह है। इलाके में खौफ व राज फैल गया है। महकमा सेहत सिंध ने अमवात की तस्दीक की है और इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि मुमकिन तौर पर मुजरे सेहत गैस के बायस ये अमवात हुई हैं। अच्छा, बहुत सारी इसके ऊपर कयास आराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी मुतज़ाद रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गटरों के अंदर से गैस भर रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे किस्म का वेस्ट पैदा होता है। स्पेशली पोर्ट एरिया है, वहाँ पर कभी कहा जाता था कि कुछ बीन्स, ऐसे सोयाबीन हो गया, करोला बीन हो गया, कोई ऐसे बीन्स आते हैं जिनसे गैस पैदा होती है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि माड़ी के इलाके में ये गैस से पुरअसरार अमवात का होना पहली बार नहीं हुआ है सर, पहले भी होता रहा है। आपके पास सर क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आपके लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से आवाज़ समझ में नहीं आई। लेकिन देखिए, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा है और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं मुतवातिर से। और इसकी वजह ये है कि एक बॉटम लाइन ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री का होना बड़ा अजीब सी बात लगती है। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री का होना और इस तरह की फैक्ट्री का होना, तो प्लास्टिक, खासकर प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उसकी फैक्ट्री का, और जो बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं, ईंट की कोई फैक्ट्री है और दूसरी कोई फैक्ट्री है। लेकिन डॉक्टर कैसे जो मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये आ रही थी गटरों में किसी वजह से गैस भर रही है और कोई खाम माल पोर्ट पे ऐसा उतर रहा है जिससे गैस पैदा हो रही है, वो गैस फैल रही है। और किमाड़ी का इलाका वो है जहाँ ये पुरअसरार गैस का जिक्र पहली बार नहीं हो रहा सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये देखिए, अब हम कराची जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी जदीद बातें भी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। यही वजह है कि हम कोई प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खुदारा इसको देखा जाए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि आप जुडिशरी इंक्वायरी कराएं कि जी ये क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इंक्वायरी कराइए। लेकिन फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुल्क में पहले भी तो इतने सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर इंक्वायरियाँ हुई हैं, JITs बनी हैं, रिजल्ट कुछ निकला नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास उड़ा 12 ने। एक और JIT बनाएंगे, उसके खर्चे भरेंगे। खुर्रम गुलजार हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पूरे केस के ऊपर। जानते हैं उनसे कि उनके पास क्या लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं। खुर्रम, मुझे बताइए, इस पुरअसरार गैस के बारे में पता चला कहाँ से निकली? जी, गैस के जो अखराज था वो ये अली मोहम्मद गोड, मौज गोड का ये इलाका है, कैमाड़ी टाउन है। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है कि 5 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि बीमारी पहले सामने आई। पहले नज़ला, बुखार, गले में दर्द और ये इस तरह की चीज़ें सामने आई। सांस लेने में यहाँ लोगों को दुश्वारी का सामना रहा। इसके ज़्यादातर मुतासिर जो है वो बच्चे सामने आए थे, जिसमें जो है वो इन 15 से 20 दिनों के दौरान जो है वो 15 से ज़ायद जो है वो बच्चे, 15 की फ़िगर बताया गया कि 15 बच्चे जो है वो इसमें जाँ बहक हो गए। 3 अफराद जो है वो बड़े जो थे इसमें, जिसमें 2 बच्चों की वालदा भी थी, वो भी जाँ बहक हुई। इसके बाद जो है वो महकमा सेहत की टीम यहाँ पहुँची, हुकूमती मशीनरी हरकत में आई, महकमा सेहत की टीम यहाँ पहुँची, जिसके बाद जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए इलाके मकीनों ने कहा जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो डिमोलिश किया जाए। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है वो इब्तदाई तौर पर 3 पहले प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ थी उनको सील किया गया। बाद जब डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुँची, जब उन्होंने इलाके का सारा फॉरेंसिक किया और जो बीमार बच्चे यहाँ मौजूद थे, तकरीबन उस वक्त जो है वो 3 हलाकतें जो एक साथ एक ही दिन में हुई थी।
जिससे ये हलाकतों की तादाद 18 हो गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम आई, महकमा सेहत की टीम आई, जो मुख्तलिफ घरों में जो बीमार थे बच्चे, वहाँ उनका जब मौका पे गए, उनको चेक किया, उनकी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला नज़ला, बुखार और नमूनिया के सिम्टम्स जो है वो सामने आए थे। जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर ने इलाके में मौजूद जो प्लास्टिक फैक्ट्री थी उनको सील किया। फिर मज़ीद जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया उसमें 10 से ज़ायद जो है वो फैक्ट्रीज थे, जिसमें केमिकल फैक्ट्रीज भी सामने आई हैं। कुछ पत्थर तोड़ने की जो यहाँ पे कंपनीज थी, उनको फैक्ट्रियाँ थी, उनको सील किया गया। ये बताइए, पीटीआई के जो रहनुमा अली जैदी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, वो काफ़ी इस केस के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उसका कोई असर हुआ? क्या किया उन्होंने? और जो मौजूदा वुज़रा हैं, फैसल सब्जवारी साहब, नवीद कमर साहब, वो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं या खामोश, क्योंकि ये पोर्ट एरिया है? देखें, यहाँ के जो इलाका मकीन है अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि इब्तदाई जो 3 दिन अभी गुजरे हैं आखिर के, इस दौरान जो है हुकूमत की महकमा सेहत की टीम उनको यहाँ ज़रूर नज़र आई है। इसके अलावा उनसे ये वादा किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि ये जो गैर कानूनी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ कायम हैं इनको डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से 2 दिन गुजर गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, इलाके में किसी ने कोई दौरा नहीं किया है। बिल्कुल सवाल ये उठता है ना, ये गैर कानूनी फैक्ट्रियां सिर्फ इस इलाके में नहीं है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में है, पर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में ये मशकूक गैस नहीं है जो लोगों की जान ले रही है। तो लग ये लोगों को रहा है, जो इमेज आ रहा है कि ये पोर्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि ये पोर्ट एरिया है, यहाँ पर पोर्ट लगता है, कंटेनर उतरते हैं, बहुत सारा खाम माल आता है। पहले भी ये खबर आई थी कराची में कि वो जी कंटेनर खुला, कंटेनर से गैस निकली और वो उस गैस ने इतने सारे लोगों की जान ले ली। तो ये बड़ा कनेक्ट करते हैं लोग इसको पोर्ट से। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? देखें, यहाँ जो है वो माल जो है वो पोर्ट से आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ करीब में पोर्ट नहीं है, क्योंकि ये अली मोहम्मद गोट है, ये एक रिहायशी गोट है। इस गोट के अंदर जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो ज़िला इंतज़ामिया है, इसकी मिली भगत से जो यहाँ प्लॉटिंग है उसके ऊपर फैक्ट्रीज़ कायम कर दी गई हैं, क्योंकि बाउंड्री है, अंदर पता नहीं होता कि क्या काम हो रहा है। गाड़ी आती है और सीधी गोदाम के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जो भी जिस किस्म की भी वो फैक्ट्री बनाई गई है, वो प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री है या अदरवाइज़ वो पत्थर उसमें आ रहे हैं या केमिकल के ड्रम आ रहे हैं, वो सब वो 4 दीवारी के अंदर चला जाता है। इलाका मकीन जो है वो इस बात से लाइल में जो इलाके में। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार, हम अपडेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर कारखाने, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ बंद की जा रही हैं और डीसीज और तमाम तर लोगों का हुकाम का ये शक है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल काम हो रहा है रेजिडेंशियल एरिया में, उसकी वजह से केमिकल्स फैल रहे हैं और गैस पैदा हो रही है। कहाँ से पैदा हो रही है मशकूक गैस? नो वन नोज। इस गैस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ फिटनेस की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, स्टूडियो मेरे साथ 2 इस वक्त फिटनेस ट्रेनर्स मौजूद हैं, सीनियर हैं। तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ हैं राबिया बानो, ऑल्सो नोन एज जिन राबिया। आप जुम्बा ट्रेनर हैं, बड़ी मशहूर, और आप खवातीन को फिट करने की एक्सपर्टीज रखती हैं। और आयशा अली भी हमारे साथ एक ट्रेनर मौजूद हैं। आयशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर जोर देंगी। राबिया बानो, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताइए कि जुम्बा कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और क्यों जुम्बा इज बेटर देन ऑल दी अदर स्टाइल्स? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। अब बात हम करते हैं जुम्बा फिटनेस की। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी कि जुम्बा फिटनेस है क्या। जुम्बा बेसिकली इज लैटिन इंस्पायर्ड फिटनेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर कोरियोग्राफ्ड मूव्ड होते हैं, लैटिन म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के अंदर पूरी ग्रुप फॉर्म में, डांसिंग फॉर्म में एक्सरसाइज होती है। और लेकिन बात बताए ना, लैटिन तो उनका डांस जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सांबा कहलाता है, सोका कहलाता है, रुम्बा होता है। लेकिन मैंने देखा जुम्बा में बहुत ज्यादा इंडियन डांस है ना, बॉलीवुड स्टाइल। नहीं, अब मैं आपको इसी तरफ आ रही थी कि हम लोगों ने जो स्टीरियोटाइपिंग पहले सोसाइटी थी वो इसको बॉलीवुड, लेकिन जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, व्हेन यू गो फॉर द सर्टिफिकेशन टू यूएस और दुबई और वेयरएवर, व्हेन दे गिव यू सर्टिफिकेशन, देन दे गिव यू प्रॉपर म्यूजिक, प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड, पूरी आपको एक उसकी कोरियोग्राफ क्लास होती है। वो आप घर आके अपना होमवर्क करते हैं, देन यू गो टू द क्लास, आप वो सेम चीज़ जो है वो आप सिखा रहे होते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जिन मेंबर्स हैं, हम जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चीज़ सिखा रहे होते हैं, सेम चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं। सो ऑल द जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, उनको जिन कहा जाता है? जिन, ये आप लोग का शॉर्ट फॉर्म है? अच्छा, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरह हम जिन कहलाते हैं जब हम सर्टिफिकेशन हमारी हो। यार जिन तो जिन से बहुत मिल रहा है। लोग कहते हैं जिन है कि जिन है। एक्चुअली जिन स्टैंड्स फॉर जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क। ओके। तो इसके हवाले से जो है वो काफ़ी, और अब रही बात रुझान की, तो अब जो है वो फीमेल और मेल्स दोनों में
और आप नॉर्मल ट्रेडमिल, जुम्बा बेहतर क्यों है दूसरे स्टाइल से? मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप नॉर्मल ट्रेडमिल पे आप भाग रहे हैं 10 मिनट बाद यू गेट फेड अप के यार अब कितना मिनट हो गए, पसीना आ रहा है और हम थक गए हैं, आप क्रॉसफिट कर रहे होते हैं तो बेजारी, बोरिंग इज द करेक्ट वर्ड। मैं ये नहीं कहूँगी वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन जुम्बा में 1 घंटा कैसे गुजरता है, बाय द एंड ऑफ द सेशन आप स्वेट कर रहे होते हैं, यू फील हैप्पियर, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन्स, आपकी बॉडी बहुत रिएक्ट करती है। आप एक थेरेपी है, जुम्बा एक थेरेपी है जो कि नॉर्मल वर्कआउट इसको अलग इसलिए करती है। जब मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी आती हैं जिनको उनके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो डिप्रेशन की पेशेंट्स होती हैं, कि आप प्लीज़ जुम्बा क्लासेस लें सर्टिफाइड ट्रेनर से, ताकि आपके अंदर जो आपकी थेरेपी हो जाए फिटनेस की हवाले से। आप वेट लॉस भी कर रहे होते हैं, आप खुश भी रह रहे होते हैं और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। जो आपका शो देख के आपको ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट है? बिल्कुल है, आपके हवाले से जो भी आएगा बताएं, आप एडमिशन फ्री कर दीजिए, कोई डिस्काउंट? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगी। और मैं वेलोसिटी हमारा जिम है, मॉर्निंग में मैं क्लासेस वहाँ कराती हूँ। वेट आवर्स लर्निंग सर्कल एक अमेरिकन चेन है स्कूल की, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे मैं किड्स जुम्बा की। और मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान में फ़िलहाल एक वाहिद किड्स जुम्बा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ जो कि मलेशिया से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। तो उसके किड्स के मूव अलग होते हैं, एडल्ट के मूव अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सेम सॉन्ग लगाया और एडल्ट्स को भी हम सही वही मूव्स करवा रहे हैं और किड्स जूनियर को भी हम, ऐसा बिल्कुल नहीं, उनके लिए सॉन्ग्स अलग हैं और उनके मूव्स भी अलग। अच्छा, अब आयशा अलवी से बात करते हैं। आयशा अलवी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खवातीन में क्या है? पाकिस्तान में अवेयरनेस है? क्या पाकिस्तान में खवातीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं या नहीं? व्हाट इज द सिचुएशन? अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा आ रही है, पहले बहुत कम था, लेकिन अभी रुझान बहुत बढ़ गया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ। ख़वातीन पहले बहुत कम थी क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि शायद वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स बन जाते हैं फीमेल के, वो मर्दों की तरह दिखती हैं, तो इसलिए फ़ीमेल इस चीज़ की तरफ कम आती थी, उनका ज़्यादा रुझान कार्डियो की तरफ होता था। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, उनको पता चल गया है कि नहीं भाई, ये वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। इसमें फ़ैट लॉस भी आपका हो रहा है, आपकी मसल बिल्डिंग हो रही है, आप इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिट रहते हैं। तो इसलिए अभी फीमेल इस तरफ अब आ रही हैं, अब रुझान बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता फीमेल्स का। और बहुत सारी फीमेल्स, स्पेशली हमारे कराची में बहुत सारी फीमेल्स अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ है। बहुत अच्छे हमारे कोचेज़ हैं, क्लाइंट बहुत फीमेल काफ़ी सारी हैं। यानी योगा वोगा से निकल के अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी खवातीन आ रही हैं, बहुत ग्रेट। राबिया, ये बताइए, सॉरी जिन राबिया, ये बताइए कि हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं घर पे बैठी हुई खवातीन जानना चाहती हैं कि वो घर पे कर सकती हैं, कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि राबिया हम आपके जिम नहीं आ सकते, आप हमें बताएं। तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स सपोज कि आप पे करना अफोर्ड, यूट्यूब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यूट्यूब में जाएं, पूरे वर्ल्ड के इंस्ट्रक्टर्स वहाँ मौजूद हैं जो आपको क्लासेस करवा रहे हैं। आप म्यूजिक लगाएं, अपना कमरा लॉक करें। प्रोड्यूसर साहब चाह रहे थे कि ना कि आप 2-3 स्टेप्स करके दिखाएं, लेकिन मैं प्रोड्यूसर साहब को बताना चाहूंगा कि आपको वायरलेस माइक नहीं लगा हुआ, आप ऐसे खड़ी होंगी तो माइक निकल आएगा, माइक निकालने के लिए बंदा चाहिए। प्रोड्यूसर साहब पहले होमवर्क कीजिए, उसके लिए म्यूजिक चाहिए, पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो आप ऐसे खड़े हो कि अकेले आप बस। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना थोड़े से आप माफ कर दें उन्हें, इग्नोर करें। अपनी टीम के साथ मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी टीम के साथ हमारी क्लास विजिट करें और वो जो वाइब होगी। मुदस्सिर, आपको क्लास विजिट करनी है, मेरे प्रोड्यूसर सैयद मुदस्सिर हुसैन साहब, आप क्लास जुम्बा की विजिट कीजिए और वहां पे क्लास में वाइब देखिए, स्टेप सीखिए, फिर हमें भी आपके रिपोर्ट पेश कीजिए, हम भी सीखेंगे। लेकिन तार से लगे हुए माइक में गेस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बताइए, फिटनेस, पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आयशा अलवी आप इस फील्ड में कैसे आई? मैं इस फील्ड में जाहिर है इसी तरह जैसे सब आते हैं कि वेट बहुत बढ़ गया था और फिर मुझे खुद ट्रेनिंग करना शुरू की और ट्रेनिंग करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मैंने इसे। आयशा, एनी सर्टिफिकेशंस आपने कहीं से सीखा, कोई आपके टीचर्स? हाँ, मेरे टीचर्स हैं यहीं कराची के हमारे, मैं बॉडी स्टेशन जिम में होती हूँ, तो वहाँ पे हमारे मुस्तफ़ा सर थे, उनसे हम लोगों ने सीखा। फिर स्मैप वालों का कोर्स है, इंटरनेशनली कोर्स, वहाँ से मैंने फिर सर्टिफिकेशन भी ली इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। राबिया, प्रॉब्लम ये हो गई है जिन राबिया, वो ये है कि लोग YouTube पे 4-5 वीडियोस देख के ट्रेनर बन जाते हैं। नौकरी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ट्रेनर बनना आसान है। ठीक, जी बिल्कुल। जिसकी वजह से वो जिस तरह बकरा ईद आती है, हम कहते हैं मौसमी कसाई आ गए, तो आजकल हमारे मुल्क में फिटनेस का रुझान बहुत स्पीड से बढ़ा है, बहुत ज्यादा, और ट्रेनर्स की डिमांड हुई है, जिम्स खुलना शुरू हो गए हैं, 10-10 करोड़ के जिम खुल रहे हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इस सेक्टर में। ऐसे में किस तरह मालूम पड़े कि सही ट्रेनर कौन है और मौसमी ट्रेनर कौन है? देखिए, माशाल्लाह से अब तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है,
ठीक है, जिसके फॉलोअर्स आते हैं वो अच्छा है। फॉलोअर्स नहीं, अब उसकी सर्टिफिकेशंस मौजूद है, जैसा मेरी सर्टिफिकेशन मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, मेरी सर्टिफिकेशंस, मेरी वीडियोस, मेरी चीज़ें, तो आपको जो देखने वाला है वो समझ जाएगा कि ये सर्टिफाइड है या ये नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर है। और प्लस ये कि हर चीज़ अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये बंदा सर्टिफाइड नहीं है, तो वो जाकर पूछ सकता है कि आप प्लीज अपनी सर्टिफिकेशन शो करें। और आपको तो मालूम है पाकिस्तान में जमीनों के कागजात बन जाते हैं, सर्टिफिकेशन बनाना बच्चों का खेल है। अभी मैं कंप्यूटर पे बैठ के अपने लिए 10 सर्टिफिकेशन बना के दिखा दूंगा। तो फिर आपका काम तो भी तो बोलता है ना कि जब मैं मेरी क्लास में कोई आता है, जब मेरी क्लास में वो वॉकआउट करता है, तो उनके फेस पे जो खुशी और एक्सपीरियंस होता है, वो कहते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं करी लेकिन ऐसा सच है कि लोग कहते हैं कि राबी हमने आप जैसी क्लास कभी नहीं कहीं देखी, क्योंकि वो प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड क्लास है। मैंने सीखा है, मैंने उसको अप्लाई किया, अपना होमवर्क करके क्लास में जाती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि म्यूजिक लगाया और बस अब स्टार्ट हो गए, जंपिंग जैक्स कराने शुरू कर दिए, हाई नीज कराने शुरू कर दिए, नहीं, वो प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, लैटिन बेस्ड, इसमें जुम्बा आ जाता है, भंगड़ा आ जाता है, बॉलीवुड भी आता है, 1-2 सॉन्ग बॉलीवुड के करवा दिए, टोटल लैटिन अमेरिकन क्लास होती है और बहुत अच्छी क्लास होती है। अलवी साहिबा, आप अपनी ट्रेनिंग में ऐसा क्या करती है ताकि आप मुनफरिद लगें और आपकी ट्रेनिंग से ज्यादा रिजल्ट्स आए? वेट लिफ्टिंग वो एक बहुत ही पूरी साइंस है वेट लिफ्टिंग में आयशा। उसमें देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, वजन जो है ना वो गधा भी उठाता है, ठीक है ना। अब गधे की तरह इंसान भी वजन उठाना शुरू हो जाए तो गधे में इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो बहुत जरूरत इस बात की होती है कि इंसान पहले अपनी बॉडी को समझे, अपनी बॉडी के मुताबिक वेट्स उठाए। अब एक तो पहले जमाने में वो बल्कि बॉडीज होती थी, हैवी वेट एक्सरसाइज होती थी, अब वो जमाना भी चला गया। अब लीन बॉडीज, रेप्स ज्यादा, लाइट वेट, एंगल्स, पोजीशन, पोस्चर, ब्रीदिंग, बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि लाइट वेट से आप हैवी रेप्स करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट एक गलत है। आपको अपने प्रॉपर स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी होती है, उससे आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपका मसल गेन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ होती हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे समझते हैं कि लाइट वेट से हम हैवी रेप्स करेंगे तो इससे हमारा मसल नहीं बनेगा। स्पेशली फीमेल समझती हैं कि इस तरह करेंगे तो हमारा मसल नहीं बनेगा और फैट इस तरह बर्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। फीमेल के मसल्स बन ही नहीं सकते, हमारे हार्मोन्स ही ऐसे नहीं है कि हम, वरना तो हम इतने बड़े मस्कुलर होते, 7-8 साल से हम इस फील्ड में हैं, तो हम क्यों, हमारे मसल्स क्यों नहीं बने हुए? हम भी तो फीमेल, अभी भी फीमेल ही दिखती है ना, इतनी हेवी लिफ्टिंग के बाद। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे। खबर आ रही है कि गुज़िश्ता रोज जो गुवाहाटी में अफसोसनाक हादसा पेश आया था उसके हवाले से, जहां 30 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से 17 बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और 11 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया कश्ती के मालिक के खिलाफ और वहाँ के इंतजामिया के अफसरान जो थे उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद से। बताइए असद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त तांदा डैम के सामने उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे कल कश्ती डूबने का वाकया रोनमा हुआ था और इस हादसे में तकरीबन 30 के करीब बच्चे जो है यहाँ पे इस झील में डूब गए थे और इनको रिकवर करने को, निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था वो रात को अंधेरे की वजह से बंद कर दिया गया था, जो सुबह सवेरे आज दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यहाँ रेस्क्यू की जो टीमें हैं और जो इमदादी रजाकार है वो भी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस वक्त भी इस झील में 14 के करीब बच्चे अभी तक लापता है। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो डूबने वाले बच्चे हैं ये करीबी एक मदरसा है, वहाँ के बच्चे हैं जो कि सैर सपाटे के लिए यहाँ पे आए थे और ज़्यादा ओवरलोडिंग की वजह से कश्ती डूब गई और इससे मुकदमा जो है तो वो थाना MRS में दर्ज कर दिया गया है और इरिगेशन महकमा इरिगेशन का जो अमला है उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इन बच्चों का जनाजा भी यहाँ पे 11 बजे जाएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है जिन राबिया कुछ कहना चाह रही हैं, लास्ट वर्ड्स। एक और मैं कहना चाहूँगी कि कराची का बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, कराची वेलनेस फेस्टिवल। 4 और 5 फरवरी को ये फेस्टिवल हो रहा है और इसमें पाकिस्तान पूरे मुल्क भर से जितने भी हेल्थ एंड फिटनेस प्रोवाइडर्स हैं वो शिरकत ले रहे हैं और मैं चाहूँगी कि तमाम फैमिली मेम्बर के साथ आप लोग जाएँ और अपनी फैमिली के साथ जाएँ। टिकट्स बाय टिकट कराची वेलनेस फेस्टिवल, एग्जैक्टली, गूगल पे सर्च करें, जरूर आइए। योर लास्ट वर्ड्स आयशा अलवी।
कुछ आखिरी पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स जी को? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी फीमेल्स को कि वो फिटनेस की तरफ आएँ। अपने जो फीमेल्स हैं जो घरों में भी होती हैं और जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं, उन सबको फिटनेस की तरफ आना चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनको लाजमी करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। थैंक यू सो वेरी मच ज़ैन राबिया, आयशा अलवी, आपने हमारे शो में आए, सुबह सवेरे अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। आपको बताएं कराची में जो वेदर की सूरत हाल थी तो बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया कि अपने स्कूल को आधा घंटा आगे कर दिया, और हकीकत यह है कि जैसे आधा घंटा आगे किया 8:30 स्टार्टिंग टाइम रखा, सर्दियां चली गई। जी हां, गुज़िश्ता रोज सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है, जैसे शहर की रौनकें, लेट नाइट सिटिंग्स, चाय ढाबे के ऊपर रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बलूचिस्तान इस वक्त भी सर्द लहर की लपेट में है। कल कोयटा, ज़ियारत, चमन और नोशकी में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा। हम इंतजार कर रहे हैं कराची में भी सर्दियों की एक बारिश आ जाए। कराची वाले बारिश से बड़ा प्यार करते हैं और बारिश यहाँ कम होती हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हफ्ते के पहले रोज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। कराची वाले जब भी खबरें सुनते हैं तो कहते हैं हाय हमारे यहाँ भी आ जाए। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12, कोयटा में -1, लाहौर में बारिश के साथ 8, इस्लामाबाद में बारिश के साथ 8 और पेशावर में भी बारिश के बाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपना एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, फेमस टैरो कार्ड रीडर। उनसे बताइए कैसा वक्त चल रहा है, सितारे क्या बता रहे हैं, स्टार्स की अपडेट भी दीजिएगा। जी स्टार्स की अपडेट दूं पहले मैं? योर कॉल। आज का जो दिन है एरीज वालों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये कि अपनी विल पावर से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एरीज के बाद है टॉरस। थोड़ा सा मसरूफियत टॉरस वालों की आज ज्यादा रहेगी। सेहत का अपने ख्याल रखिए। स्ट्रेस जो है वो ज्यादा फील हो सकता है, काम का बर्डन ज्यादा फील हो सकता है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए आज बहुत अच्छा मिरेकल हो सकता है। फेथ का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है कि उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा जरूरी है। जेमिनाई के बाद है कैंसर वाले। थोड़ा इंडिसाइसिव हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं अपने काम को लेके या अपनी रिलेशनशिप को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए 2 काम वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बिजनेस हो सकते हैं, 2 जॉब्स हो सकती हैं, या फाइनेंशियली जो है वो दो रास्तों से अपनी अर्निंग हो सकती है। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए बहुत ज्यादा वो लोग क्रिएटिव हैं, बहुत सारे काम एट अ टाइम कर सकते हैं। तो एक जरूरी नहीं है कि एक ही काम करे, एक से ज्यादा कामों में आप जरूर अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिन रहेगा, प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। लिब्रा वालों के लिए पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो रिकवर हो सकता है। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए किंग ऑफ सोर्स को आज अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल होगी, बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं। सेहत का आपने स्कॉर्पियंस बहुत ख्याल रखना है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों के लिए आज किसी के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकती है। अगर आप अपने किसी भी पर्सनल लाइफ को लेकर गिव अप आपने किया हुआ है, हिम्मत हार ली है, तो ये हमेशा याद रखिए कि कुदरत की सपोर्ट आपके साथ है। कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ जज करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में अगर केसेस चल रहे थे तो आपको फेवर मिल सकता है। आपको पुरानी मेमोरीज याद आ सकती हैं, कोई पुराना दोस्त से मुलाकात हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए आज फैमिली का दिन है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आज मजहब की तरफ आपका ज्यादा रुझान रहेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं।
पासेस वालों के लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शादी में शिरकत कर सकते हैं, ट्रैवल पर जा सकते हैं, या शादी आपकी खुद की प्रपोजल्स आ सकते हैं, और उसके साथ साथ आज इमोशनल जॉय यानी कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों के साथ। सियासी मैदान में क्या होने वाला है, मुआशी मैदान में क्या होने वाला है? जी, मुआशी मैदान आपको तो पता ही है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, और आज की जो एनर्जी के जो मैंने कार्ड निकाला है डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड आपको पता है कि अवाम बुरे तरीके से फंसी हुई है, और हुकूमत जैसे चाहे जो अवाम को, पब्लिक को, इस मुल्क को इस्तेमाल कर रही है, और बहुत डेविल एनर्जीज है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं इस गवर्नमेंट की, और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी फाइनेंशियल मामलात हैं, इकोनॉमी है, वो बुरे तरीके से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है, और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो अवाम पे ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी सियासी मैदान में उनसा जी, सियासी मैदान में भी देखिए काफी कशमकश रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हर तरीके से रुकावटें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स पीटीआई के लिए जो कार्ड है वो होप्स का कार्ड है। हाँ, ये है कि पीटीआई हमेशा पॉजिटिव होप्स देती है हुकूमत अवाम को, और अवाम भी जो है वो थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो पीटीआई पे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो ज्यादा सिवियर होते जाएंगे। डरा रही हैं उनसा आप सुबह सुबह? जो नजर आ रहा है वो बता रही हूँ मैं। फिर भी थोड़ा पर्दा रखिए, थोड़ा पर्दा रखिए, थोड़े ऐप छुपाएं। अगर हमने सारे ऐप बता दिए, सब कुछ बता दिया, तो लोग अब तो मीडिया का दिन है, हर चीज जो है वो सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। लोग बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से यानी पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाए। मुझे लगता है कि बहुत सारे आपने लास्ट ईयर का ज्यादा रेशियो आपने देखा होगा, काफी सारे लोग इमिग्रेशन और बाहर जॉब की तलाश कर रहे थे, तो इसका रेशियो जो है इस साल जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिएगा कि जो स्पेशली हमारी जो यूथ है वो यहाँ पर फ्यूचर नहीं देख रही है। देखिए सफर का कार्ड है, सफर करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया उनसा शाह हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक दीजिएगा। तलहा जो तो को इजाजत दीजिए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।